30 दिन पहले मैंने अपने कमरे में एक फंक्शनिंग बीच इकोसिस्टम बनाया था। पूरे महीने के दौरान ये कोस्टल पौधे और जानवर कठोर सी साइड एनवायरनमेंट में जीवित रहने के लिए विकसित हुए। ये देखने के लिए कि इसमें जानवर कैसी प्रतिक्रिया देंगे, कुछ इंटेंस नेचुरल डिजास्टर्स को भी मैंने सिमुलेट किया। एक बेजान रेगिस्तान के रूप में शुरू होने के बावजूद ये एक फलते फूलते रंगीन समुद्र तट में ट्रांसफॉर्म हो गया। लेकिन ये समझने के लिए कि ये सब कैसे हुआ, हमें लौटना होगा डे 1 पर, जब मैं अपने टैंक के लिए चीजें और कुछ पौधे लाया था। मैंने रेत के साथ बीच का बेस बनाने की शुरुआत की और फिर मैंने उसमें खारा पानी डाला। शुरुआत में समुद्र में बादल छाए रहने के बावजूद कुछ ही घंटों में नमक पानी में पूरी तरह से घुल गया और ये हमारे समुद्री पौधों के लिए तैयार हो गया। मैंने शुरुआत की कुछ बेसिक चट्टानों और सीवीड से, फिर जमीन के लिए मैंने लकड़ी का एक टुकड़ा, छोटी छोटी सिप्पियां और मैंने समुद्र तटीय जंगल जैसा दिखने के लिए पीछे की ओर मॉस लगा दी। समुद्र तट की नींव पूरी हो गई थी, लेकिन सब कुछ अभी भी खाली और बेजान सा लग रहा था। अब समय था इसमें हमारे पहले क्रिएचर को जोड़ने का। यह दिखने में एक सीप जैसा लग सकता है, लेकिन वास्तव में इससे बहुत अलग है। यह अपने निवासियों को सुरक्षित रखने के लिए एक सेफ होम की तरह है। मौजूद खतरों का सर्वेक्षण करने के बाद इस क्रिएचर को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस हुआ और आखिरकार वो बाहर निकला। दोस्तों, ये है एक हर्मिट क्रैब। क्रैब तुरंत ऊपर गया और किसी भी संभावित शिकारियों को देखने के लिए उसने दीवार पर अपनी पीठ टिका दी। अपने नाम के बावजूद हर्मिट क्रैब वास्तव में बहुत ही सामाजिक जानवर होते हैं, इसलिए क्रैब को आरामदायक महसूस करवाने के लिए मैंने वहां उसके साथ एक दोस्त भी ऐड किया। दूसरा हर्मिट क्रैब पहले थोड़ा शर्मा रहा था, लेकिन जल्द ही वो भी बाहर निकल आया। सब कुछ ठीक चल रहा था, इसलिए मैंने इस इकोसिस्टम को कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ने का फैसला लिया। डे 4 तक हर्मिट क्रैब अभी भी साथ साथ फल फूल रहे थे और उन्होंने समुद्र तट पर मौजूद लकड़ी के पीछे अपना ठिकाना बना लिया था। लेकिन इस दौरान समुद्र के नीचे और भी जीवन पनपने लगा था। न केवल पौधे उगने लगे थे, बल्कि उस दिन मैंने इसमें जीवन के एक और रूप को जोड़ दिया था। 2 छोटी वॉचमैन गोभी मछलियां समुद्र के उस हिस्से में तैर रही थी जो अब उनका नया घर था। लेकिन ये कोई आम मछलियां नहीं हैं, क्योंकि इनमें रेत को मुंह में भरकर अपने भोजन को छानकर फिर रेत को थूक देने की खास एबिलिटी होती है। इस गोभी ने अपनी इस क्षमता का इस्तेमाल करके एक चट्टान के नीचे खुद के लिए एक छोटा सा घर भी खोद लिया है। ये तो काफी चालाक निकली। इससे न सिर्फ इन मछलियों को स्वादिष्ट भोजन मिलता है, बल्कि ये हमारे महासागर की रेत को साफ करने और पूरे इकोसिस्टम को आत्मनिर्भर बनाने में भी अहम भूमिका निभाती हैं। अगले कुछ दिनों के लिए मैंने इस बीज को अकेला छोड़ दिया और जब 9th डे मैं वापस लौटा तो मुझे इसमें एक समस्या नजर आई। जानवर और पौधे सब ठीक थे, लेकिन कुछ शीशों पर छिपे हुए थे। एलजी के शुरुआती लक्षण थे। हालांकि अगर कुछ समय तक इसे यूं ही छोड़ दिया जाए तो इसकी वजह से पूरे ओशियन के पानी की क्वालिटी में गिरावट आ सकती है। खैर, मैं इसे खुद ही साफ कर सकता था, लेकिन ये काफी बोरिंग होगा, इसलिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं बाहर गया और मैंने सुंदर शेल्स वाले इन 5 एस्ट्रिया स्नेल्स को खरीदा और मैंने उन्हें एक एक करके समुद्र में छोड़ दिया। इन स्नेल्स को एलजी खाना बहुत पसंद है और अकेले छोड़ दिए जाने पर वे पूरे टैंक की सफाई कर देते हैं। हालांकि स्नेल्स के साथ एक समस्या है और वो है ये कि बहुत ही स्लो होते हैं, इसलिए एलजी को साफ करने में उनकी मदद करने के लिए मैं एक और जीव जोड़ने जा रहा हूँ जो एल्गी खाता है। तो पेश है मरीन हर्मिट क्रैब्स। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यह समुद्र तट पर पहले से ही मौजूद है, लेकिन सच्चाई यह है कि ये वास्तव में जमीन पर पाए जाने वाले हर्मिट क्रैब से अविश्वसनीय रूप से अलग होते हैं। एक तो ये 30 गुना छोटे होते हैं और दूसरा ये कि ये पानी के नीचे रहते हैं और जीवित रहने के लिए एल्जी खाते हैं। वहीं दूसरी ओर जमीन पर रहने वाले हर्मिट क्रैब्स काई और ये छोटे छोटे दाने खाते हैं। नए जोड़े गए समुद्री हर्मिट क्रैब्स चट्टानों की दरारों के बीच से निकलकर उन जगहों तक पहुंचने में बहुत अच्छा काम करेंगे जहां स्नेल शायद ना पहुंच पाए, और ये क्रैब स्नेल से तो तेज ही होते हैं। चलो ठीक है, शायद वो इतने तेज ना भी हो। डे 14 तक इकोसिस्टम बहुत अच्छा लगने लगा था। अब इसमें तरह तरह के अलग अलग जीव जंतु थे, लेकिन एक समस्या जो मुझे नजर आने लगी थी वो थी मॉस, जो एक तरह से सी साइड फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। बीतते दिनों के साथ मॉस तेजी से बढ़ने लगी थी और बीच पर एक तरह से कब्जा सा कर लिया था। अब तक मैं समुद्र तट के जमीनी हिस्से में ज्यादा जानवरों को नहीं लाया था। अब ये बिल्कुल सही मौका था। क्रिकेट्स, ये कीड़े एक अच्छा विकल्प होंगे क्योंकि ना केवल इन्हें मॉस खाना पसंद है, बल्कि ये पानी में किसी भी चीज को नुकसान भी नहीं पहुंचाते। मैंने मॉस वाले क्षेत्र के आसपास कुछ जोड़े डाले और वो तुरंत ही एक्सेस मॉस को खाने में लग गए।
लेकिन क्रिकेट्स में से एक ने गलती कर दी। वो रेत पर आराम कर रहे एक हर्मिट क्रैब की ओर चला गया। वैसे हर्मिट क्रैब आमतौर पर शांत रहते हैं, लेकिन अगर उन्हें खतरा महसूस होता है तो वो अपने तीखे पंजों का इस्तेमाल करते हैं। क्रिकेट अपने विनाश की ओर बढ़ रहा था। पलक झपकते ही क्रैब ने मुड़कर क्रिकेट को देखा। हर्मिट क्रैब और करीब आता गया। आखिरकार उसने क्रिकेट को थपथपाया, लेकिन शुक्र है कि क्रैब को ज्यादा खतरा महसूस नहीं हुआ और उसने अपना काम जारी रखने का फैसला किया। वो बाल बाल ही बचा। बेहतर होगा कि आप फिर से मौज खाने में ही लग जाएं। कुछ दिन और बीत गए और आज मैं समुद्र के किनारे एक एक्सट्रीम सी साइड वेदर को सिमुलेट करना चाहता था। मैं ये देखना चाहता था कि जानवर कैसी प्रतिक्रिया देंगे। मैंने लाइट्स बंद कर दी और बारिश शुरू कर दी। हर्मिट क्रैब बहुत खुश नहीं थे और उन्हें तुरंत बड़े लॉक के नीचे छिपना पड़ा। लेकिन जानवरों के लिए बारिश परेशान करने वाली होने के बावजूद ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय के साथ खारा पानी बहुत नमकीन हो जाता है और मीठे पानी की बारिश इसे सही सैलिनिटी के स्तर तक ले जाती है। समुद्र तटों पर आंधी के दौरान लहरें काफी बड़ी हो जाती हैं, इसलिए ये सिमुलेट करने के लिए मैंने समुद्र के किनारे एक पानी का पंप भी लगाया। पानी अब तेजी से बह रहा था और गोभी मछली को बहाव से बचने के लिए चट्टानों के नीचे छिपना पड़ा। अपने खोलों में छिपे हुए हर्मिट क्रैब्स भी थोड़ा इधर उधर उछल रहे थे, लेकिन स्नेल्स के लिए सौभाग्य की बात थी कि वो दीवार पर चढ़ने में कामयाब रहे और इन एक्सट्रीम वाटर कंडीशन से बच गए। थोड़ी देर बाद मैंने पंप हटा दिया, बारिश बंद कर दी और लाइटें वापस ऑन कर दी। तूफान अब खत्म हो गया था। ये था हमारे समुद्र तट पर डे 22 और 30 दिन के सिमुलेशन का अंत अब करीब आ रहा था। लेकिन अंत से पहले मैं ये सुनिश्चित करना चाहता था कि पूरा इकोसिस्टम सेल्फ सस्टेनेबल हो। अब तक हमारे पास ऐसा करने के लिए कई चीजें थी, जैसे गोभी जो रेत साफ करती हैं, हर्मिट क्रैब और क्रिकेट जो मॉस खाते हैं, स्नेल्स जो एल्गी खाते हैं और इनके अलावा और भी बहुत कुछ। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज की कमी खल रही थी। वो थी एक ऐसा क्रिएचर जो डेड ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिक वेस्ट को खा सके, नहीं तो वो पानी को पॉल्यूटेड कर देंगे। ये समस्या हल करने के लिए मैंने जोड़ा एक नया क्रिएचर। तो पेश है कैमल श्रिम्प। इस समुद्र में मेरे द्वारा जोड़े जाने वाले ये अब तक का सबसे अच्छा दिखने वाला जानवर है। आप खुद ही देख ले। श्रिम्प ने तुरंत ही अपने नए घर के चारों ओर घूमने में आरामदायक महसूस किया और रास्ते में उसे एक हर्मिट क्रैब का सामना करना पड़ा। छोटा क्रैब पहले तो डरा हुआ लग रहा था और वो अपने खोल में छिप गया, लेकिन जल्द ही दोनों जीव दोस्त बन गए। श्रिम्प तेजी से समुद्र का राजा बन गया। जहां भी वो जाता, मछली जैसे अन्य जानवर उसके रास्ते से हट जाते थे। लेकिन जल्द ही श्रिम्प को आराम करने के लिए इस चट्टान पर एक सुकून भरी जगह मिल गई। तो अब बारी थी डे 29 की, लेकिन हमारी सिमुलेशन अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब मैं हमारे अंतिम जीव को जोड़ने और हमारे बीच के इकोसिस्टम को पूरा करने जा रहा था। जिस चीज को मैं शामिल करने जा रहा था, उसके लिए जगह बनाने के लिए मुझे इस सीवीड को हटाना पड़ा और इसकी जगह मैंने कोरल का एक सुंदर टुकड़ा रख दिया। चलो मान लेता हूँ कि ये इतना सुंदर नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ दिनों में जब ये पानी में एडजस्ट हो जाएगा तो ये जीवित और रंगीन दिखने लगेगा। कोरल सिर्फ एक पौधा या चट्टान नहीं है, ये वास्तव में इन सैकड़ों अत्यंत छोटे जानवरों का घर है जिन्हें पॉलिप्स कहते हैं। पॉलिप्स एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है, जो उन कोरल को जीवित रखने में मदद करता है जिन पर वो रहते हैं। कुछ दिनों के लिए मैं इस कोरल को यहीं छोड़ने वाला हूँ, तब तक ये पूरी तरह से रोशन और जीवित ना हो जाए। डे 30 के दौरान हर जानवर, जिसमें हर्मिट क्रैब्स, गोभी, स्नेल्स, मरीन क्रैब्स, क्रिकेट्स, श्रिम्प और पौधे शामिल हैं, सभी एक दूसरे के साथ शांति से रह रहे हैं एक सेल्फ सस्टेनेबल इकोसिस्टम में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको बता दूं कि मैं YouTube पर बहुत नया हूं और ये मेरा सिर्फ दूसरा वीडियो है, इसलिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे ये जानने में मदद मिलेगी कि आपको ऐसी वीडियोस पसंद हैं। और अगर आपके पास वीडियोस रिलेटेड आइडियाज हैं तो कमेंट्स में बताएं और मेरे दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करें।